आपने पहले भी पढ़ा हुआ है ये ओम्स लॉ 10th क्लास में, ठीक है। यहाँ बस थोड़ा सा ज्यादा डिटेल है, लॉ तो सेम ही होगा। ओम्स लॉ जो है सबसे इंपॉर्टेंट है ये। अगर हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की बात करें तो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है वो इस ओम्स लॉ के बेसिस पे हम सॉल्व कर सकते हैं। हम बड़े सारे इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है देखो, कंडीशनल लॉ है ये पहली चीज। ये it is a conditional law, means it is not a universal law। यूनिवर्सल लॉ नहीं है, कुछ कंडीशंस हैं, प्री कंडीशंस अगर फुलफिल होंगी तो ही ओम्स लॉ वैलिड होगा। इट सेज, स्टेटमेंट देखिए कि कीपिंग द फिजिकल कंडीशंस ऑफ ए कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट रखें अगर, कीपिंग द फिजिकल कंडीशंस कौन सी, लाइक टेम्परेचर, pressure, etc. Keeping the physical conditions of a conductor constant, the current flowing in it is directly proportional to the potential difference applied। अगर हम किसी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट रखें, मतलब अगर हम किसी कंडक्टर का टेम्परेचर चेंज नहीं करें, प्रेशर अप्लाई नहीं करें, कोई मैकेनिकल स्ट्रेस नहीं लगाएं, कोई स्ट्रेन नहीं हो, लेंथ नहीं हो, एरिया में चेंज नहीं हो, तो उस कंडक्टर में जो करंट फ्लो करेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा अप्लाई करेंगे तो करंट ज्यादा फ्लो करेगी, और अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस कम अप्लाई करेंगे तो करंट भी कम फ्लो करेगी। तो इस लॉ को मैथमेटिकली हम ऐसे लिखते हैं, जो I है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के। I is directly proportional to V। प्रोपोर्शनलिटी हमेशा इंटरचेंजेबल होती है। दिस कैन आल्सो बी रिटन एज V is directly proportional to I। बेटा अगर हम ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के हम एक कांस्टेंट पुट करते हैं यहाँ, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय R। R प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और इसी R को रेजिस्टेंस बोलते हैं। It is a proportionality constant and it is known as resistance, resistance of the conductor। Mathematically, this R will be equal to V by I। So इसका जो यूनिट होगा that will be volt per ampere, और इस वोल्ट पर एम्पियर को ही हम ओम बोलते हैं। So we write 1 ओम जो है, ये ओम का सिंबल है, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं ओम को। 1 ओम जो है वो होता है 1 वोल्ट पर एम्पियर। 1 ओम इज 1 वोल्ट पर एम्पियर इज ओम। मतलब अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई करने से 1 एम्पियर करंट फ्लो करे तो इसका मतलब उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम के बराबर होगा। ठीक है, ये मेरे पास कोई कंडक्टर है, डायग्रामेटिकली देख लो, ये कंडक्टर है। ठीक है, इस कंडक्टर के अक्रॉस हमने पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तो करंट फ्लो करेगी। मान डिफरेंस लगाया वो है V, और उस पोटेंशियल के कारण अगर करंट I फ्लो कर रही है तो ये I V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, या V I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, देखो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यहाँ से मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को, ये साइन को हटा के R लिखता हूँ। यहाँ हम R नहीं लिख सकते, यहाँ में 1/r, क्योंकि अगर आप यहाँ R लिख लोगे ना तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगी। फिर इस तरह से समझना, अगर मैं लिखूं बेटा y इक्वल्स टू 2x तो मैं बोल सकता हूँ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x।
So, जब मैं बोलूंगा y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x के है तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या हुआ 2। लेकिन अगर मैं इसी इक्वेशन को लिखूं x इक्वल टू 1/2y तो ये लिख सकता हूँ x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। और जब x y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी साइन कांस्टेंट क्या है 1/2। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है वो रिवर्स हो जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी इंटरचेंजेबल होती है। ठीक है, a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b या b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, इट्स वन एंड द सेम थिंग। सो वी राइट R इक्वल्स टू V by I, तो वोल्ट पर एम्पियर, इस वोल्ट पर एम्पियर को ओम बोलते हैं, ये इसका सिंबल है ओम का। ठीक है, कितनी करंट फ्लो करेगी वो डिपेंड करता है पोटेंशियल। दिस लॉ वाज गिवन बाय जॉर्ज सिमन ओम, इसलिए इसको ओम्स लॉ बोलते हैं। जिन साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, जॉर्ज सिमन ओम, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज ओम्स लॉ। देखो अगर मैं ग्राफ से बताऊं, अगर हम ग्राफ बनाते हैं बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी बोलते हैं, टेकिंग करंट अलोंग एक्स एक्सिस एंड वोल्टेज अलोंग वाई एक्सिस, अगर हम एक ग्राफ बनाए तो उस ग्राफ की जो शेप होगी दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन में ये जरूरी नहीं है कि ये एंगल आपके पास 45 हो, दिस इज एंगल थीटा। सो इफ आई find tan theta here, you can see कि यहां से आपके पास जो tan theta आएगा, tan theta आएगा V by I, लेकिन बेटा जो V by I है वो तो R है और tan theta को बोलते हैं स्लोप। तो याद रखना therefore slope of VI graph represents a resistance। ठीक है, और अगर ज्यादा स्लोप होगी तो इसका मतलब रेजिस्टेंस भी ज्यादा। सो इफ आई मेक दिस ग्राफ फॉर 2 कंडक्टर्स, एक मेटल के लिए ये लाइन बनी, से दिस इज 1, और दूसरे मेटल के लिए इसमें मान लो θ1 है एंगल, ये भी स्ट्रेट लाइन है और ये भी सेकंड के लिए बनाऊंगा, ये भी स्ट्रेट लाइन ही है। ठीक है, बोथ आर स्ट्रेट लाइंस। सो व्हाट विल बी R1? R1 will be equal to tan θ1, and what will be R2? It is tan θ2। अगर मैं डिवाइड कर लूं बेटा, R1 by R2 फाइंड करूं यहां से, तो यहां से मुझे मिलेगा R1 by R2 इक्वल्स टू tan θ1 ओवर tan θ2। R1 by R2 किसके बराबर आएगा? tan θ1 by tan θ2, मीन्स वोल्टेज और करंट के बीच में जो ग्राफ है, उस ग्राफ की जो स्लोप होगी दैट रिप्रेजेंट्स रेजिस्टेंस। ठीक है, ज्यादा स्लोप ज्यादा रेजिस्टेंस, स्लोप अगर कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। हम बेटा ओम्स लॉ को मैथमेटिकली प्रूव करेंगे, एक्सपेरिमेंटली प्रूव करते हैं, हम प्रैक्टिकल करते हैं, एक सर्किट बनाते हैं, ठीक है, वोल्टेज चेंज करते हैं, करंट नोट करते हैं, फिर उनकी वैल्यूज के बेसिस पे ग्राफ प्लॉट करते हैं। मैथमेटिकल प्रूफ इसका देखो क्या है। सपोज मेरे पास एक कंडक्टर है, जिस कंडक्टर की लेंथ है बेटा L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, और इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट हो रहे हैं opposite to the direction of applied electric field. So this is the same diagram which we have discussed earlier.
दिस एंड विल बी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या है? द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज vd equals to e tau by m. So this is first equation. ठीक है, हमने ये इक्वेशन डिराइव करी बेटा पहले। इस इक्वेशन में e, स्मॉल e जो है दैट इज चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कैपिटल E इज द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये जो है टाउ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम होता है, और m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। द रिलेशन बिटवीन current and drift velocity is I equals to NEA VD. Relation between current and drift velocity is I equals to NEA VD. हम क्या करते हैं बेटा, from 1 या put 1 in 2 सीधा, put equation 1 in equation 2. Therefore जब हम फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में पुट करेंगे, I बन जाएगा NEA VD की जगह आ जाएगा स्मॉल e कैपिटल E into tau by m. So it will be equal to NE square AE tau by m. ठीक है बेटा, और आपको पता है अगर मैंने यहाँ पोटेंशियल V लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इस E की जगह मैं लिख सकता हूँ NE स्क्वायर रहेगा ऐसे ही, A भी, टाउ भी रहने दीजिए, M भी रहने दीजिए, इस E की जगह मैं लिख दूंगा V by L। ठीक है, तो मेरे पास I क्या बना? NE स्क्वायर A टाउ V by L। तो V by I क्या बनेगा? यहाँ स्लाइटली आपको मैनिपुलेशन करना है, I उधर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ML ओवर NE स्क्वायर A टाउ। V by I क्या बना? ML डिवाइडेड बाय NE स्क्वायर A टाउ। ध्यान से देखना, मैंने आपको बोला व्हाट इज M? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कांस्टेंट है। लेंथ ऑफ द कंडक्टर हमने कांस्टेंट रहने देनी है क्योंकि हम फिजिकल कंडीशन सेम रख रहे हैं, ये कांस्टेंट है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल n फॉर ए गिवन मटेरियल, n कांस्टेंट है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एरिया और रिलैक्सेशन टाइम, ये सभी कांस्टेंट्स हैं। तो इन कांस्टेंट्स को हम r से रिप्रेजेंट करते हैं। सो जब r से रिप्रेजेंट करेंगे तो बोलेंगे v by i कितना आ गया? कांस्टेंट आ गया। उसी कांस्टेंट को तो हमारे पास ये ओम्स लॉ आ गया। ठीक है, सो v इक्वल्स टू I इंटू R। ये एक्चुअली जो ओम्स लॉ की फॉर्म है, ये इसको बोलते हैं स्केलर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। या इसको बोलते हैं ओम्स लॉ इन मैक्रोस्कोपिक फॉर्म। जब हम 10th क्लास में पढ़ते हैं तो इसको हम सिंपली ओम्स लॉ ही बोलते हैं, क्योंकि तब हम माइक्रोस्कोपिक फॉर्म की बात ही नहीं करते, वेक्टर फॉर्म की बात ही नहीं करते। दिस इज ओम्स लॉ इन मैक्रोस्कोपिक फॉर्म, क्योंकि इसमें करंट की बात हो रही है, एंड करंट जो है एक मैक्रोस्कोपिक फिजिकल क्वांटिटी है। ओम्स लॉ बेटा माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में भी है, ओम्स लॉ इन माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, which is also called as the vector form of Ohm's law. ठीक है, इसकी बात भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये देखो, इससे हमें ये जो रेजिस्टेंस मिला, इस रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन क्या है? व्हाट इज एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टेंस R? हमने ये R पुट तो कर दिया, बट यू शुड नो कि ये R किसकी जगह पुट किया? ML ओवर NE स्क्वायर A टाउ। R किसकी जगह पुट किया? M इंटू L डिवाइडेड बाई NE स्क्वायर A टाउ। अब
देखो अगर मेरे पास एक कॉपर की वायर बड़ी है और एक कॉपर की वायर छोटी सी है, इतनी सी एक वायर है, ये भी कॉपर है, ये भी कॉपर है सपोज, इन दोनों की लेंथ डिफरेंट है, एक की लेंथ कम है, एक की लेंथ बड़ी है। इन दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है, एक थोड़ा कम है और एक ज्यादा है। लेकिन जो बाकी चीजें हैं ना, एल और ए डिफरेंट है बेटा, जो बाकी फैक्टर्स हैं वो सेम रहते हैं। और ये जो बाकी फैक्टर्स बचे, ये कॉपर है दोनों, तो इसलिए ये फैक्टर्स जो हैं वो दोनों के लिए सेम होंगे। तो इस एक्सप्रेशन को, इस रेजिस्टेंस के एक्सप्रेशन को हम m डिवाइडेड बाय n e स्क्वायर टाउ इंटू l बाय a लिखते हैं। एंड व्हेन वी राइट इट दिस वे, ठीक है, लुक वेरी केयरफुली हियर, एल और ए के अलावा, क्योंकि एल और ए क्या है, फिजिकल डायमेंशंस हैं, तो बेटा जो बाकी चीजें हैं कौन सी, m बाय n e स्क्वायर टाउ, इसे हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। हियर m ओवर n e square a tau, n e square tau is represented by rho, और इसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं, and is known as रेजिस्टिविटी। ठीक है, इसकी बात हम डिटेल में करेंगे। इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। तो हमारे पास R का क्या एक्सप्रेशन बना, रो इंटू एल बाय ए। ठीक है, ये भी आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आप इसको यूज करते हो। ठीक है, पहले हम इसी की बात कर लेते हैं, वेक्टर फॉर्म, उसके बाद देखते हैं हम। तो क्या एक्सप्रेशन है आर का, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए। ठीक है बेटा, बेटा यहां से रो देखिए क्या बना, अगर आप मैथमेटिकली देखें, रो विल बी इक्वल टू आर ए बाय एल। सो ऐसा यूनिट क्या होगा, पहले देखो रेजिस्टिविटी का, ओम मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर। तो ये मीटर और मीटर कट जाएगा, रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट बनेगा ओम इनटू मीटर। द ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। बेटा अगर हमारे पास कोई ऐसा कंडक्टर है जिसकी लेंथ है 1 मीटर और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1 मीटर स्क्वायर, तो उसके लिए रो जो है वो आर के बराबर होगा। फॉर दैट मटेरियल रो इज इक्वल टू आर, इसलिए हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, देयरफॉर रेजिस्टिविटी इज numerically equal to the resistance of a conductor whose length is 1 meter and area of cross section is 1 meter square। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है बेटा, देखो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये लेंथ है। अगर ये 1 मीटर हो और ये 1 मीटर स्क्वायर हो, तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया, 1 मीटर क्यूब। इसलिए अगर हमने ये सब नहीं लिखना कि कंडक्टर हुज लेंथ इज दिस एंड एरिया इज दिस, हम ये भी लिख सकते हैं कंडक्टर ऑफ यूनिट क्यूब इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए यूनिट क्यूब। इसलिए हमारे पास देखो ये स्पेसिफिक वैल्यूज आ गई ना, 1 मीटर एंड 1 मीटर स्क्वायर, इसलिए हम रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। रेजिस्टिविटी इज आल्सो कॉल्ड एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी है। ठीक है, रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोला जाता है। इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर whose length is 1 meter and area of cross section is 1 meter square।
There is a term called as conductance, represented by the letter G. It is reciprocal of resistance. Therefore, R equals to 1 by G. तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा बेटा? या G equals to 1 by R. ऐसा यूनिट इज ओम इनवर्स. ओम इनवर्स को ऐसे लिखते हैं या ओम इनवर्स को ऐसे भी लिखते हैं. ठीक है, बोलते हैं इसको ऐसे ओम इनवर्स, या इसको रिवर्स प्रोनाउंस करते हैं MHO. इसी को सेमन भी बोलते हैं. ठीक है, पर ओम भी बोल सकते हैं. ये पर ओम हो गया. ओम इनवर्स मींस पर ओम. मो ये उसका सिंबल है. ओमेगा उल्टा है, ये उल्टा ओमेगा. सो दिस रिप्रेजेंट्स द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस. और दूसरा जो एक और है यहाँ, वो है कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी. कंडक्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल. Therefore, we can write sigma equals to 1 by rho. ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि रो किसके बराबर है? m ओवर n e स्क्वायर टाउ. तो सिग्मा क्या होगा? n e स्क्वायर टाउ बाय m. ये ऐसी मैनिपुलेशंस आप खुद कर सकते हैं. इसका यूनिट तो ओम मीटर, तो इसका यूनिट आएगा उसका इनवर्स. तो 1 बाय ओम तो साइमन होता है. साइमन पर मीटर बोलो या मोह पर मीटर बोल सकते हैं. ठीक है, सो दिस वे वी हैव 4 पैरामीटर्स. मैं एक बार ये सारे दोबारा लिख लेता हूं. वोल्टेज और करंट के अलावा क्या क्या है? रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू ML स्क्वायर ओवर NE स्क्वायर A टाउ. ठीक है, इसका ऐसा यूनिट है ओम. फिर दूसरा है बेटा कंडक्टेंस. कंडक्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा ना G. इट इज NE स्क्वायर A टाउ बाय ML. L स्क्वायर नहीं है. इट इज ओम इनवर्स और इट इज साइमन. Then the third is resistivity. M over NE square A. A नहीं, tau. The SI unit is ohm meter. And the last is conductivity. NE square tau by M per ohm per meter, or it is Simon per meter. पर ओम पर मीटर या साइमन पर मीटर. ठीक है, और इनको जोड़ने वाला रिलेशन है R इक्वल्स टू रो इंटू L बाय A. तो यहां से बोल सकते हैं 1 बाय R इक्वल्स टू A बाय रो इंटू L. है ना, इसको उल्टा कर दिया, ये भी उल्टा कर दिया. तो 1 बाय R तो G होता है, G इज 1 बाय R, और 1 बाय रो तो सिग्मा होता है. सिग्मा इंटू A बाय L भी बोल सकते हो आप. फिर अगर हम वेक्टर फॉर्म की बात करें, ओम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म देखो. हमारे पास रिलेशन है बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. व्हाट इज द रिलेशन? I इक्वल्स टू NEA VD. दो चीजें करेंगे. एक तो मैं A को इधर शिफ्ट कर दूंगा, लिखूंगा I बाय A. NE VD की जगह लिख दूंगा
स्मॉल ई कैपिटल ई, बोलो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या था, ई टाउ बाय एम, ये आपको याद रखना है बेटा एक्सप्रेशंस, टाउ बाय एम। आई बाय ए तो हो गया बेटा जे, दैट इज डेंसिटी, इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम इंटू ई। और अभी ध्यान ध्यान देना इस चीज पे, ये जो एन ई स्क्वायर इंटू टाउ बाय एम है, यही तो कंडक्टिविटी थी, अभी टेबल में यहां लिखा था मैंने। सो आई कैन राइट जे इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, ये वेक्टर फॉर्म है। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, आपको पता है बेटा जे करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इक्वल्स टू सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जे इक्वल टू सिग्मा इंटू ई वेक्टर। तो ई वेक्टर कितना हुआ, यहां से अगर आप देखोगे यू कैन से दैट ई वेक्टर इक्वल्स टू 1 बाय सिग्मा इंटू जे वेक्टर, और 1 बाय सिग्मा ही तो रो होता है, तो इस फॉर्म में लिखो, या रो इंटू जे करके ऐसे इस फॉर्मेट में लिखो, जे इक्वल टू सिग्मा इंटू ई या ई इक्वल टू रो इंटू जे, इट्स वन एंड द सेम थिंग। कुछ पूछना पूछिए। ओम्स लॉ एक यूनिवर्सल लॉ नहीं है, उसका एक रीजन तो मैंने बताया, क्या रीजन है उसका, कि ओम्स लॉ तब वैलिड होगा जब कुछ कंडीशंस फुलफिल होंगी। कंडीशंस मतलब लेंथ चेंज नहीं होनी चाहिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, लेटर ऑन देखेंगे टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, कल हम टेम्परेचर की बात करेंगे। लेकिन ओम्स लॉ इसलिए भी यूनिवर्सल नहीं है कि हर एक डिवाइस ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। देयर आर सर्टेन डिवाइसेस, देयर आर सर्टेन मटेरियल्स जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, और कुछ ऐसे मटेरियल भी हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। जो मटेरियल्स ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं बेटा, उन्हें बोलते हैं ओमिक मटेरियल्स, और जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, दे आर कॉल्ड एज नॉन ओमिक मटेरियल्स। हमारे पास दो तरह के मटेरियल्स हैं, ओमिक और नॉन ओमिक। इन ओमिक मटेरियल्स को ना लीनियर भी बोलते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड एज लीनियर मटेरियल्स या लीनियर डिवाइसेस, और ये नॉन लीनियर है। आपको पता चलेगा लीनियर नॉन लीनियर क्यों। जो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा वो ओमिक, जो ओम्स लॉ को नहीं फॉलो करेगा वो नॉन ओमिक। और जो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा बेटा, उसके लिए वोल्टेज और करंट के बीच में जो ग्राफ होगा, कुछ भी ले लो, इधर मैं वोल्टेज और इधर करंट भी ले सकता हूँ, जो ग्राफ होगा दैट ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन। जिन मटेरियल्स के लिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, दोज मटेरियल्स आर कॉल्ड एज ओमिक। और जिनके लिए स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, जैसे हम सेमीकंडक्टर डायोड की बात करेंगे लेटर ऑन, इधर मैं वोल्टेज और इधर करंट ले लूं और ग्राफ बनाऊं, ये डायोड के लिए ऐसा ग्राफ बनेगा फॉर ए सेमीकंडक्टर डायोड। ट्रांजिस्टर के लिए भी ग्राफ बनाएंगे, अभी आपको बनाने नहीं है, अभी आपको सिर्फ एज एन एग्जांपल आपको याद रखना है। ट्रांजिस्टर के लिए ये डायोड के लिए ग्राफ बनेगा, ये ट्रांजिस्टर के लिए बनेगा। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि ग्राफ ऐसा बनेगा। क्या क्यों बनेगा वो हम बाद में देखेंगे। तो आपको ये एज एन एग्जांपल याद रखना है कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, दे आर नॉन ओमिक, बिकॉज उनके लिए वोल्टेज और करंट के बीच का जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। इसी तरह से बेटा एक ऐसा डिवाइस है विच इज कॉल्ड एज नेगेटिव रेजिस्टेंस। नेगेटिव रेजिस्टेंस का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आर की वैल्यू कभी नेगेटिव आएगी, आर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, आर आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, हमेशा पॉजिटिव होगा। नेगेटिव रेजिस्टेंस एक टर्म है, कब यूज करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटिंग द डिक्रीज इन करंट
It is a phenomena which represents the decrease in current with increase in voltage. अगर वोल्टेज बढ़ाने से करंट कम होगी किसी डिवाइस के लिए, तो उस डिवाइस को, उस कंपोनेंट को नॉन लीनियर कंपोनेंट, उस कंपोनेंट को नेगेटिव रेजिस्टेंस कंपोनेंट या नेगेटिव रेजिस्टेंस मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, देयर इज ए डिवाइस, देयर इज ए कंपाउंड कॉल्ड एज गैलियम आर्सेनाइड। ये एक कंपाउंड सेमीकंडक्टर है। सिर्फ एग्जांपल देखो बेटा, बस सेमीकंडक्टर उसके डिटेल में अभी नहीं जाएंगे। इसके लिए अगर हम ग्राफ बनाए ना वोल्टेज और करंट के बीच में, ऐसा ग्राफ बनता है। तो इस ग्राफ में ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन में देखिए वोल्टेज बढ़ रही है, करंट कम हो रही है। इस पोर्शन को नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन बोलते हैं। वोल्टेज बढ़ रही है, करंट कम हो रही है, तो नेगेटिव रेजिस्टेंस, बस आपको ये समझना है, नेगेटिव रेजिस्टेंस आर की नेगेटिव वैल्यू को नहीं बोलते। नेगेटिव रेजिस्टेंस सिर्फ एक टर्म है विच रिप्रेजेंट्स डिक्रीज इन करंट विद इंक्रीज इन वोल्टेज। कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके लिए वोल्टेज बढ़ाने पे करंट कम होती है। उन कंपाउंड्स को, उन मटेरियल्स को नेगेटिव रेजिस्टेंस कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, एंड वन सच एग्जांपल इज दिस कंपाउंड सेमीकंडक्टर। गैलियम और आर्सेनिक को मिक्स करके बनता है इन सम प्रोपोर्शन। तो उसमें क्या होगा, एक पर्टिकुलर रीजन आपको ऐसा दिखेगा जहां वोल्टेज बढ़ाने से करंट कम हो रही है। ठीक है, इतना कर लीजिए आज, विल कंटिन्यू इट टुमारो।